जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 3 मार्च 2023 को 2 शिफ्ट में पेपर खत्म हो चुका है। और लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको अच्छे से एनालाइज किया था। तो वहाँ पर एक कंक्लूजन ये निकला था कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट से टफ उसका लेवल था, और जो क्वेश्चन का पैटर्न था थोड़ा सा कम बेस पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसी पैटर्न पे था, यानी थोड़ा सा लेंदी पेपर कह सकते हैं। लेकिन जो पिछली बार पेपर हुआ था उससे इजी पेपर था इस बार दोनों शिफ्ट का। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज हम जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका नेचर क्या था, और इसी वीडियो में हम ये भी कंपेयर करेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो अंतर है दोनों पेपर में, पेपर का लेवल कैसे था दोनों में। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो 3 मार्च का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसमें कुछ जो है स्टूडेंट के द्वारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उसको हम लेकर आए हैं। लगभग 20 से 35 से 36 क्वेश्चन हैं आपके, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, तो वो इससे अनुमान लगा पाएंगे कि पेपर का जो पैटर्न था, पेपर का जो नेचर था, क्वेश्चन का जो लेवल था, वो फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में था और कौन सा टफ था या कौन सा इजी था। और इसके बाद में हम सेकंड पेपर को भी एनालाइज करेंगे कि ये हार्ड था या मॉडरेट था। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, जो कई बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, जिनसे मैंने एक कलेक्शन बनाया है क्वेश्चन का सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें एनालाइज करने पर ये पता चला है कि अगर बात किया जाए जैसा कि तो सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर था अगर देखा जाए, ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, ठीक है, इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। क्या था? इजी टू मॉडरेट था। इसको हम टफ नहीं कह सकते हैं किसी भी बाई एनी कास्ट पे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं कह सकते हैं। सेकंड शिफ्ट के पेपर को इजी और मॉडरेट के बीच में रखा जा सकता था। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल के थे, और काफी पीओआईक्यूज भी इसमें पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। और अभी हम जो है क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद इसको जो है फर्स्ट शिफ्ट से कंपेयर करके भी आपको बताएंगे कि इसका जो है लेवल कैसे था। एटीए के पास टाइम बहुत कम था। टाइम कम होने की वजह से जो पेपर के सेटिंग्स कह सकते हैं उसको बनाने में उसको बहुत कम समय मिला, इसलिए बहुत जटिल प्रश्न वो नहीं रख पाया। तो एक ये बेनिफिट मिला है जो है स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट पेपर में डीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, वो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था या जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो फर्स्ट शिफ्ट की जो डीआई थी वो काफी बच्चे जिनका मैथ स्ट्रांग था उनसे भी मैंने सवाल किया, तो काफी बच्चे उसमें परेशान न जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे तो ऐसे भी मिले हैं कि जिनका अगर 5 डीआई की बात किया जाए, जो 5 डीआई दिए गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो 5 के 5 में से कोई एक डीआई का आंसर उनका नहीं आया। वो लोग बता रहे हैं कि उसमें कुछ टेक्निकल एरर था, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, डीप पूछा गया था, तो आंसर आए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहीं पर जो है दिक्कत हुआ है बच्चों को डीआई को लेकर इस बार। ठीक है, क्या है, डीआई को लेकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन में फर्स्ट मीटिंग के जो है पेपर में। सेकंड शिफ्ट में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है कमोबेश रूप से ठीक था। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लिख के लाए हैं जिसपे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन एक इसमें पूछा गया था कि जो एक्यूमिन होता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था एक्यूमिन और नॉन एक्यूमिन। तो जो एक्यूमिन यानी रहने योग्य स्थान, और नॉन एक्यूमिन जो रहने योग्य स्थान नहीं है, तो ये पूछा गया था कि जो एक्यूमिन और नॉन एक्यूमिन शब्द है, वर्ड है, इसका प्रयोग जो किया गया था वो किस स्कूल ऑफ थॉट से किया गया था। सोचिए कितना इसको घुमा के पूछा गया था। वैसे इस शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, गया था। और इरेटोस्थनीज कहाँ के थे? एक ग्रीक स्कॉलर हैं। कि कहाँ के स्कॉलर हैं? ग्रीक स्कॉलर हैं। तो आपको ये शब्द किसके द्वारा दिया गया या कॉइन किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछ लिया कि आप बताइए जो एक्यूमिन और नॉन एक्यूमिन शब्द
स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा जो है ये कॉइन किया गया था। अब बताइए, ये अब जिसको पता होगा इरेटोस्थेनीज, फिर आपको देखना था कि इरेटोस्थेनीज कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन में था ग्रीक, जर्मन, रोमन, तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था ग्रीक। यानी आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे चल के यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहीं पर नहीं पहुंचा दे रहा है, बल्कि आपको ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पर पहुंचना है। इस हिसाब से उसने क्या किया था? क्वेश्चन को सेट किया था। तो एक क्वेश्चन इक्विमिन और नॉन इक्विमिन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जियोग्राफिया है, ठीक है, जो आपका जियोग्राफिया है जो 17 खंडों में डिवाइड है, ठीक है, तो जियोग्राफिया 17 किसके द्वारा लिखा गया था? जिसमें ऑप्शन था स्ट्रेबो था, टॉलमी था, और बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर जा रहा था वो किसका था? वो स्ट्रेबो का था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, ये थॉट के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जो है, दो क्वेश्चन तो आपको बुक से पूछे गए थे, कई क्वेश्चन थे, लेकिन दो क्वेश्चन में क्या दिया गया था? बुक दे दिया गया था। जैसे एक बुक एक स्टूडेंट ने बताया उसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस तरीके से 4 बुक दिए गए थे और आपको चारों बुक को क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्या था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया और सबसे बाद में कौन सा बुक लिखा गया। इस तरीके के भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। यानी थोड़ा सा आपका जो मेमोरी पावर है इसमें चेक करने का प्रयास किया गया है कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया? एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन पूछा गया, 4 बुक दे दिया गया था, और उस बुक को क्या कहा गया था कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना था? सेट करना था। इसीलिए जब हम थॉट पढ़ा रहे थे तो आपको समझाए थे, थॉट ही नहीं, इवन जहां कहीं भी बुक बताते थे कि बुक आपको याद करनी है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो उससे एक अंदाजा लग जाता है कि इनका कॉल पीरियड किस समय था। भले ही बुक की एग्जैक्ट डेट आपको न याद हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि पहले हमबोल्ट द्वारा लिखा गया है या जो है आपके रेटर के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। और प्रश्नों की बात किया जाए तो इसमें एक प्रश्न जो थे पूछा गया था वो आपके एक तरफ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। इसमें दिया गया था पेनी प्लेन, ठीक है, पेनी प्लेन था, पैन प्लेन था, और प्राइमारंप था, इंड्रम्प था, और इधर क्या किया गया था? मिलाने को दिया गया था 4 राइटर के नाम। जैसे पेनी प्लेन हो गया आपका डेविस का हो गया, ठीक है, पैन प्लेन आपका हो गया क्रिकमे का हो गया, और प्राइमारंप आपका हो गया जो है पेंक का हो गया, ठीक है, पेंक का हो गया। ऐसे ही और एक जो है क्या दिया गया था? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक वाली क्वेश्चन नहीं देखने को हमें मिला है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको एक क्वेश्चन एनवायरमेंट में ये पूछा गया था, फूड चेन को ऑर्डर सेट करना था आपको, फूड चेन के बारे में पूछा गया था, ठीक है, जिसमें ऑप्शन था ग्रीन प्लांट, तो ये मान लीजिए क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। इसके बाद दिया गया था बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बाद आपको दिया गया था फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आपका था स्नेक, और स्नेक के बाद सबसे लास्ट में था आपका हॉक यानी बाज। तो यही सीक्वेंस आपका क्या था? सही था। को ये बटरफ्लाई इससे भोजन प्राप्त करती है, बटरफ्लाई को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, और लास्ट में स्नेक को जो हाई लेवल, हाई ट्रॉफिक लेवल के जो आपके जो ये कार्निवोरस होते हैं, जो हॉक होता है, ये खाता है। तो यही ऑर्डर आपसे ये आपको घुमा के पूछा गया था। यही ये 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको बताना था कि प्रोड्यूसर से लेकर जो टॉप कार्निवोरस तक है उसकी ऑर्डर को आपको सेट करना था। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, इसको अच्छे से हम लोगों ने क्या किया था? कवर किया था। इसमें भी बहुत ज्यादा लॉजिकल हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत थी, बस आपको पता होना चाहिए था कि ये जो है ऑर्डर कैसे होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका बायोमास होता है, ठीक है, ये बायोमास सबसे अधिक किसका होता है? जिसमें ऑप्शन था कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, या टर्सरी कंज्यूमर है। इस तरीके का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो बायोमास होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है। तो अब ये सी बात है, बायोमास में 100% एनर्जी कौन पाता है? पेड़ पौधे पाते हैं, प्रोड्यूसर पाते हैं। तो इन्हीं की बायोमास क्या होना चाहिए? सबसे
ज्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। बाकी जो मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो स्टूडेंट याद कर पाया है वो हमको बताया कि सर ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया था, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपसे क्लाउड्स के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में? क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स के बारे में क्या पूछा गया था? क्लाउड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इसीलिए आपको क्लाउड का जो है क्लासिफिकेशन कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 4 भागों में क्लाउड को बांटा गया था, जो सीरस वाले थे, ठीक है, उसके बाद एल्टो वाले थे, और जितने भी जो है स्टेटस क्लाउड थे, तो ये 3-4 भागों में हमने बांट कर देखा था। और हमने बताया था कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही एग्जाम में आपसे पूछता है। एक एक क्लाउड्स की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से देखे थे। तो यहाँ पर भी आपको 4-5 क्लाउड्स दे दिए गए थे, और उस क्लाउड्स को क्या क्या कहा गया था कि नीचे से ऊपर तक आपको क्या करना है, हाइट के अकॉर्डिंग क्लाउड्स को सेट करना था। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं था, अगर आप लोग क्लाउड की क्लासिफिकेशन समझे हैं कि कौन से सीरस वाले सबसे हाई वाले क्लाउड होते हैं, एल्टो वाले मीडियम क्लाउड होते हैं, निम्बो वाले, और जो है स्ट्रेटस वाले सबसे लोअर क्लाउड होते हैं। तो इसको आप लोग आसानी मेथड से भी, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत आप लोग को नहीं थी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्लाउड वाले भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस किस लेयर में, ठीक है, ये पूछा गया था कि किस लेयर में जो हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होता है आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, ये पूछा गया था कि जो आपका एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर था, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर में, कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो किस लेयर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर घटता है। तो ऑब्वियसली बात, स्फीयर में घटता है और स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, और मेसोस्फीयर में भी क्या होता है, -80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका जो सटीक अगर देखा जाए, जो भी याद बताया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ और ऑप्शन दिए गए हों इसमें, लेकिन स्टूडेंट क्या है यही बता पाया है कि ये सर ये क्वेश्चन आया था इसमें कि किस लेयर में क्या है। इसको हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से इसको क्या किया था, कवर किया था, एक एक लेयर की हमने विशेषता को अच्छे से तैयार किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि स्टेटमेंट फॉर्म में था कि जो मैक्सिमम सैलिनिटी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम सैलिनिटी होती है, तो क्या वो सब ट्रॉपिकल में होती है या नहीं होती है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मैक्सिमम सैलिनिटी होती है ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होती है, बल्कि सब ट्रॉपिकल में लगभग 30 से 35 के आसपास होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ओशनोग्राफी से आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो एक क्वेश्चन वान थ्यूलिन से आया था। ठीक है, वान थ्यूलिन से स्टेटमेंट देकर पूछा गया था, और मैच द फॉलोइंग भी पूछा गया था कि कौन सा इन्होंने जो एजम्पशन लिया था या जो जो इन्होंने बातें बताई थी, उसी में से 3-4 आपके ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा वान थ्यूलिन के बारे में क्या है, वान थ्यूलिन के एग्रीकल्चर मॉडल से संबंधित नहीं है। तो वान थ्यूलिन ऑब्वियसली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग वान थ्यूलिन को देखे थे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप तरीके से इनके बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टील है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, तो स्टील का सबसे अधिक एक्सपोर्ट कौन करता है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, ये भी आपका वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड कि आपका जो स्टील है वर्ल्ड लेवल पर, तो ये स्टील को कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और साथ ही साथ स्टील का कौन सबसे ज्यादा क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी जो है क्वेश्चन आपसे 3-4 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए गए थे। ठीक है, और आगे बात की जाए तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लोकल बिल्ड्स से। देखिए हम लोगों ने लोकल बिल्ड्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। लोकल बिल्ड्स के बारे में जो पूछा गया था वो 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। एक दिया गया था 4 लोकल बिल्ड्स दिया गया था, ठीक है, और इधर उसका स्थान दिया गया था कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। ठीक है, स्टूडेंट ये नहीं बता पाया, उसको रिकॉल नहीं कर पाया कि बिल्ड्स का नाम क्या था, लेकिन वो ये चीज बताया है कि एक तरफ जो है बिल्ड्स दिया गया था और दूसरी तरफ दिया गया था उसका स्थान मिलाना था उसको कि ये बिल्ड्स कहाँ से ओरिजिन होती है। जैसे मान लीजिए दे दिया चिन्यूक, चिन्यूक को राखी पर्वत से दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से 4 बिल्ड्स दिए गए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें भी लॉजिकल वे में क्वेश्चन नहीं था। और दूसरा जो लोकल बिल्ड से पूछा गया क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था
और पूछा गया था कि क्या ये हॉट विंड्स हैं या ये कोल्ड विंड्स हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है लॉजिकल वे में पूछा गया क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत तार्किक प्रश्न नहीं था। तार्किक कहने का मतलब कि आपको बहुत दिमाग लगाना है। बस आपका अगर मेमोरी है तो आप आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 बिंड को, बहुत इंपॉर्टेंट बिंड को पढ़ा था और उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी आपका जो है पेपर की जब आंसर की आएगी तो हम उसको एनालाइज करवाएंगे, तो आपको बताएंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, वीडियो भी पड़े हुए हैं आपके प्ले लिस्ट में, तो वहां पे आप जाके हम आपको प्रूफ सहित दिखाएंगे कि हमने जो पढ़ा है वहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। हम लोगों ने जितने कम टाइम में पढ़ा है उसमें से मोर देन 70% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, वो आपके आसानी से हम लोगों ने 50 दिन के अंदर में उसको क्या किया है, अच्छे से कवर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग मैटर तैयार किए थे, मैटर पढ़ रहे थे, उसका जो है कितना इंपॉर्टेंट था इस बार की यूजीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे, फिर आप लोगों को क्या होगा, ट्रस्ट होगा। बाकी जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो इस चीज का एहसास है। कई बच्चे मैसेज की कि सर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो अच्छे से एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इंडिया से ये था कि एक तरफ दिया गया था जैसे मालवा रीजन हो गया, ठीक है, मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, और इधर स्टेट के नाम दिए गए थे, जैसे केरला दे दिया गया, एमपी दे दिया गया, इस तरीके के गुजरात दे दिया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आपको क्या करना था, मैच कराना था कि कौन सा रीजन जो है किस प्रदेश में है या किस प्रदेश में आपका वो रीजन नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो है बहुत जो है क्या कहते हैं कि एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन था कि आपको जो है मैपिंग अगर आपको आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, अच्छे से अटेंड कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन ग्रोथ पोल थ्योरी, और जो ये ग्रोथ पोल थ्योरी है और काजियन क्युमुलेटिव थ्योरी है, संचयी कारण प्रभाव है गुन्नार मिल्टन का। तो इसके बारे में ये जो है मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया था। इसमें कुछ थियरी दी गई थी और कुछ विद्वान के नाम दिए गए थे, जिसमें आपको क्या करना था, मैच कराना था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो दो पैसेज पूछे गए थे आपके जो है एग्जाम में। तो जो दोनों पैसेज पूछे गए थे, जो उसकी थीम थी, एक तो माल्थस था। क्या था, माल्थस। ठीक है, माल्थस के बारे में जो हम लोग डिटेल से पढ़े थे, तो माल्थस के बारे में क्या है आपसे पैसेज पूछ लिया गया, और साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन इंडिविजुअल ही माल्थस के बारे में पूछा गया। यानी देखा जाए तो टोटल बच्चों का कहना है कि 7 क्वेश्चन लगभग केवल एक टॉपिक आपके थॉमस रॉबर्ट माल्थस से पूछ लिया गया, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन पैसेज से और 2 क्वेश्चन इंडिविजुअल से पूछ लिया गया था। जो दूसरा पैसेज पूछा गया था वो लैंडस्लाइड से था आपका। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पैसेज बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत ठीक है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थे। इसमें आसानी से आप लोग 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आसानी से क्या कर सकते थे। और जिस भी स्टूडेंट का मोर देन 10 में 8 क्वेश्चन सही है तो वो एक जो है अच्छा स्कोर इसमें यूजीसी में अपना कर सकता है, क्योंकि ये जो आपका पैसेज है, ये पैसेज आपका बहुत रोल प्ले करता है आपको जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कराने में। ठीक है, तो इसको भी आपसे पूछा गया था, आपके प्रैक्टिस के ऊपर था कि आप कितना इस पे प्रैक्टिस किए हुए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा सही नहीं है, जिसमें जो प्री मानसून रेन होता है, मानसून से पहले जो वर्षा होती है, उसका अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में कर्नाटका में इसको क्या बोलते हैं, आपका चेरी ब्लास्म बोलते हैं, चेरी ब्लास्म बोलते हैं। ये था आपका। और उसके बाद में जो है कर्नाटक और केरल दोनों में चेरी ब्लास्म बोलते हैं। और मैंगो सावर था। ठीक है, मैंगो सावर भी सॉरी, ये जो चेरी ब्लास्म है कर्नाटक में, चेरी ब्लास्म को हटाते हैं, इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था। कर्नाटक में जो है मैंगो सावर बोलते हैं इसको। और लेकिन ये मैंगो सावर कर्नाटक में ना मिला के आपका आंध्र प्रदेश में मिलान करने के लिए दे दिया था। यही ऑप्शन आपका क्या था, गलत था। बाकी एक था बोर्डोसिला। तो बोर्डोसिला जो बोला जाता है वो कहाँ बोला जाता है,
वो असम में बोला जाता है। ठीक है, चेरी ब्लास्ट कर्नाटक में भी कहते हैं और केरल में भी कहते हैं, ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। चेरी ब्लास्ट, तो चेरी ब्लास्ट का कर्नाटक सही था, वेस्ट बंगाल का काल बैसाखी सही था, और बोडोसिला असम में सही था। आंध्र प्रदेश के सामने उसने मैंगो सावर लिख दिया था, तो आंध्र प्रदेश में मैंगो सावर नहीं कहते हैं, बल्कि मैंगो सावर कहाँ कहते हैं, कर्नाटक में कहते हैं। तो ये दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर जो है, अब जिसको नाट का चश्मा दिखा होगा उसका तो सही हो गया होगा, नहीं तो भाई आप जो है अच्छे से इसका परिणाम जानते हैं कि इसका परिणाम आपसे क्या हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इंडिया में 10 कल्चरल रीजन है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा था। तो ये जो कल्चरल रीजन है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो जो 10 कल्चरल रीजन है, इसी कल्चरल रीजन से पूछा गया था कि कौन सा इंडिया का कल्चरल रीजन है या कौन सा इंडिया का कल्चरल रीजन नहीं है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। साथ ही साथ एक जो लिंग्विस्टिक, ठीक है, लैंग्वेज रीजन है, ठीक है, क्या है, लैंग्वेज रीजन है। तो लैंग्वेज रीजन में जैसे इंडो ऑस्ट्रिक हो गया, इंडो यूरोपियन हो गया, इस तरीके का जो लैंग्वेज रीजन है, तो ये दिया गया था कि एक तरफ लैंग्वेज का नाम दे दिया गया था और एक तरफ रीजन का नाम दे दिया गया था। तो आपको देखना था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं है या आपका इंडो यूरोपियन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यही आपको दिया गया था और पूछा गया था। यहाँ से इंडिया से देखा जाए तो इंडिया से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये इतना था रेशियो, इंडिया का रेशियो इस बार बहुत ज्यादा था और दुर्भाग्यवश हम लोग इंडिया को नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और इंडिया का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो भी इंडिया अपने मन से तैयार किया होगा वो स्टूडेंट, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, उसको इजी में रखा जाए तो जो ज्यादा ही आप मॉडरेट बोल दिया जाए, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ नहीं पूछ लिया गया था। ठीक है, रॉकेट वाला साइंस क्वेश्चन कि आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बार उम्मीद है कि आपकी जो मेरिट है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे रिवर की ट्रिब्यूटरी दी गई थी। ठीक है, रिवर की ट्रिब्यूटरी दी गई थी जिसमें हसदो रिवर था, जोंक था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। ये सब सारे जो रिवर हैं ये जो है महानदी के क्या हैं, सहायक रिवर हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी पूछा था और कुछ रिवर के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, साथ ही साथ कुछ जो है रिवर प्रोजेक्ट दिए गए थे, नदी परियोजनाएं, जिसमें था मैथान था, ठीक है, बाण सागर था, साई था। तो और इधर आपको क्या करना था, नदियों के नाम दिए गए थे और आपको मैच कराना था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके जो है मैथिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। आपको जैसे ये मैथान है, ठीक है, तो लैया, मैथान, बराकर, ठीक है, ये सारे के सारे जो है दामोदर रिवर पे हैं और उकाई तापी नदी पर है। इस प्रकार ऐसे ही जो है एक और दिया गया था, तो 4 नदियों के नाम, 4 जो है परियोजनाओं के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि आपको जो है ये किस परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, किस नदी पर बनाई नहीं गई थी। ये क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इंडिया का क्वेश्चन रेशियो बहुत ज्यादा था। उसके बाद बात किया जाए तो जो होमर महोदय हैं, तो होमर ने अपने इलियड और ओडिसी में जो 4 प्रकार की हवाओं की जिक्र किया था। ठीक है, नोर्स था, ठीक है, और ह्यूरस था, जेफरस था, इस तरह से एक और हवा थी। ठीक है, और बोरस, क्या था, बोरस। ये चारों हवाएं दिया गया था और चारों हवाओं के सामने डायरेक्शन लिख दिया गया था। आपको मैच कराना था कि उत्तर में हवाओं को क्या कहते हैं, दक्षिण में क्या कहते हैं, पूर्व में क्या कहते हैं और पश्चिम में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला ही जो हम लोग ग्रीक स्कॉलर को पढ़ते हैं, होमर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। इनके बारे में हमने आपको कहानी बताई थी कि जो इलियड और ओडिसी है दोनों एपिक हैं, महाकाव्य हैं, और इसमें इथाका से जो वापसी समय जो ओडेसस था, जो वहाँ का राजा था, तो वो अपना जो है मार्ग भूल जाता है, भटक जाता है और 20 वर्षों तक जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में टहलता है। उसी के बारे में इन्होंने बहुत ही मनमोहक तरीके से उसका रंगमंचन किया है पद्य के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमर के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर नहीं था, क्या था, ओपेक का मेंबर नहीं था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसी में से एक ऑप्शन सही था कि कौन सा ओपेक का मेंबर नहीं है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक पुस्तक पूछी गई थी कि ये जो पुस्तक है जियोग्राफी एंड जियोग्राफर,
जियोग्राफी एंड जियोग्राफर। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आरजे जॉनस्टन की पुस्तक है, ठीक है, आरजे जॉनस्टन की पुस्तक है जियोग्राफी एंड जियोग्राफर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि जो जियोग्राफी एंड जियोग्राफर है ये किस राइटर की क्या है, पुस्तक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपकी जो है आरजे जॉनस्टन की पुस्तक है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो एक आपका जो है, हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डेट्स दिया गया था, इधर कुछ दिनांक तारीख दिए गए थे और इधर कुछ क्या दिए गए थे, इवेंट्स दिए गए थे। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, 5 जून हो गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, 2 फरवरी हो गया। वर्ल्ड ओजोन डे हो गया, 16 सितंबर हो गया। इस तरीके का डेट दिया गया था और आपको मैच कराना था। तो ये भी वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो है इन्वायरमेंट में इसको अच्छे से कवर किया था। हमने एक डेट बताया था, कुछ डेट्स की इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके दोनों शिफ्ट में इन्वायरमेंट से पूछे गए थे वो एक भी प्रश्न हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक उसमें बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। आप लिस्ट खोल कर जब आंसर की आएगी तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, आपके सामने सब कुछ निष्पक्ष रूप से रखा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक डेट और दिया गया था और आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोला गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुछ पासेस के बारे में दिए गए थे, दर्रों के बारे में, जैसे थाल घाट, भोर घाट और सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। और इसमें शायद पूछा गया था कि जो गुजरात का अहमदाबाद है वो जो है इसमें से किस दर्रे के पास है या दर्रे के पास नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये स्टूडेंट का कहना था, जिसमें उसको 3 दर्रे याद थे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। और उसमें पूछा गया था कि जो अहमदाबाद है वो किस दर्रे के पास अवस्थित है, किसी दर्रे के पास, या कौन सा शहर ऐसा है जो दर्रे के पास अवस्थित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो भी आपके जब आप बात करते हैं हिमालय में, तो हिमालय में कई फॉल्ट हैं, ठीक है। जैसे पहला फॉल्ट जो है वो इंडो सांपो सचर जोन, ये फॉल्ट है। दूसरा है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तीसरा है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। चौथा है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो ये चारों फॉल्ट हैं, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ, ये चारों फॉल्ट हैं। तो आपको चारों फॉल्ट दिया गया था और पूछा गया था कि कौन इस फॉल्ट को आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको क्या करना था, अरेंज करना था। तो सबसे साउथ में HFF है, MBT है, उसके बाद MCT है, उसके बाद इंडो सांपो सचर जोन है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या किया गया था, आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके, जो है कई वर्षों बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक दूसरे को अलग करता है, कभी पूछ लिया जाता है इसका क्रम बताइए। तो ये सारी बातें आपको हमेशा क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसलिए जब हम पढ़ रहे थे तो जो भी हम पढ़ते समय हम बताते थे आपको कि एक एक क्वेश्चन के आपको कई डायमेंशन याद रखने हैं। कोई पुस्तक याद रखते हैं तो उसका वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है वो पुस्तक की थीम क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टालमिक की अल्मजेस्ट होगी तो कई प्रकार से खगोल विज्ञान है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। 4 पुस्तकों के नाम दे दिया जाए और उधर पूछ लिया जाए कि इसकी थीम बेसिकली क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक तरफ दिया था जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। इसी प्रकार 2 पॉइंट और दिया गया था और इधर दिया गया था डेट, जैसे मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ, क्योटो 1997 में हुआ, और जो दिया गया था 2 वो भी इधर दिया गया था, ठीक है। और पूछा गया था कि आपको क्या करना था, मैच द फॉलोइंग बारे में करना था, आपको मिलान करना था। तो कुल मिलाकर जितने क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड थे आपको जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे, ठीक है, वो स्टूडेंट ने जो सारी बताए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम जो है आपको जो भी 20 से 25 क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, तो उस आधार पे और जो बताए गए क्वेश्चन हैं, तो इस यहाँ पर निष्कर्ष ये निकाले हैं हम, जो हमने दोनों पेपर को कंपेयर किया है, तो उससे ये निष्कर्ष सामने ये निकलता है कि जो आपका फर्स्ट पेपर था, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, ये आपका क्या था, मॉडरेट टू
टफ यानी लेंदी था। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका था ये था इजी टू मॉडरेट। क्या था? इजी टू मॉडरेट पेपर था। ठीक है, हालांकि अभी दोनों पेपर में लास्ट में आपका जो है जो उसका कुछ अपना एक प्रोसेस होता है एनटीए का। ठीक है, जब एक पेपर 2 शिफ्ट में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो भी किया जाएगा। तो यही सामने निकल के आता है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा वो मॉडरेट से लेंदी था। लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर कुल मिला के देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था। इसमें पीआईक्यू भी भरपूर मात्रा में लगभग थे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गए थे, कुछ क्वेश्चन तो हो जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे उसी को पूछ लिया गया था। तो दोनों में पेपर में तुलना के रूप में यही निकल के आता है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर क्या था, थोड़ा सा फर्स्ट पेपर की तुलना में काफी इजी पेपर था। ठीक है, लेकिन कभी किसी में फर्स्ट पेपर टफ था तो किसी में क्या था, जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर था वो टफ था। तो कुल मिला के ये इसका लेखा जोखा था फर्स्ट पेपर और फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, जो आपके सामने हमने रखा है। ठीक है, बस 10 मार्च को जब लास्ट पेपर खत्म हो जाएगा तो आपका आंसर की आना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आंसर की आती है फिर पुनः हम लोग एक बार पूरे पेपर को अच्छे से क्या करेंगे, एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिनारियो रहा है और हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, जितना भी हम लोगों के पास टाइम था, तो उससे आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा है। इसीलिए जो अब आंसर की आने के बाद क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि हमारा होगा या नहीं होगा, उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। और जून के लिए जिस भी बच्चे जिनका पेपर अगर थोड़ा सा भी उनको प्रॉब्लम लग रहा हो तो अभी से वो कमर कस लें और तैयार हो जाएं एक बार पुनः, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जो है आप क्या करेंगे कि अगर तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे कि आज से ही जून के लिए, होली के बाद से, अभी आप लोग होली की छुट्टियां अच्छे से जो है सेलिब्रेट कीजिए होली को। और आप सभी को मेरी तरफ से जो है होली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब हम लोग होली के बाद ही मिलेंगे, लाइव क्लास में मिलेंगे। और एक बार पुनः पूरी ज्योग्राफी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पेपर के नेचर को देखते हुए, पेपर के डायनेमिक्स को देखते हुए अच्छे से पूरा पेपर, हमारे पास समय बहुत ज्यादा है इस बार। ठीक है, 3 महीने का भी समय पर्याप्त है जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो इस बार हम लोग लगभग 70% से ज्यादा 80% से लगभग सिलेबस को कवर चुके हैं, सिलेबस को कवर कर चुके हैं। केवल 20% सिलेबस बचा हुआ है। तो जो कवर कर चुके हैं उसमें भी जो टॉपिक्स आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको डीप पढ़ाना है उसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस बार के जो पीओक्यूज हैं वो जो थोड़ा सा जो है अच्छे से बनाया जाएगा आपके लिए, क्योंकि टाइम इस बार बहुत कम मिला था हमको। और इतने कम समय में जितना हमने आपके लिए किया था उतना उससे ज्यादा हम जो है आप उसे जो है आशा किए थे, लेकिन हमसे जितना हो पाया, क्योंकि काफी मेहनत किया हमने आपके लिए। और इसका भी बिना किसी चार्ज के हमने आपको इतना सब कुछ दिया है और आगे भी हम ऐसे देते रहेंगे। अब आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। और पूरा का पूरा जो मैटर तैयार किया जा रहा है वो उन स्टूडेंट की निगरानी में, उन टीचर्स की निगरानी में जिन्होंने यूजीसी को क्वालिफाई किया है, कहीं पर आज रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मैटर को लेकर आपसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है। मैटर बहुत ही अच्छा है और आपको सारे जो है पीडीएफ भी दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों के पास काफी समय है, हम क्वेश्चन को भी अच्छे से बना रहे हैं पेपर को देकर। तो होली के बाद से हम लोग एक नए तरीके से, एक नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं और हम लोग जो है नया बैच स्टार्ट करते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट आप हमारा सहयोग कीजिए और हम जो है आपको आपके साथ जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको बहुत ही जो है कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजें देने का हम प्रयास करेंगे आपको। और बहुत ही सारगर्भित कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो कि कंटेंट रहा है बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया कंटेंट है, ताकि आपको जो है वो लेंदी न लगे। हम सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे, हमने कई पीडीएफ भेजे हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो आपको बताया गया था, ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं अपना टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपको वहीं पर क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग पहली बात ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है आपका एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर किसी क्वेरी है, और ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिए, लोगों को और जोड़िए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं बस हमको भी जो है प्रोत्साहन मिलता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, मिलकर पढ़ाई करेंगे। और हमारा ये आपसे दावा कि अगर आप लोग हमारे जो भी आपको बताया गया इसको अच्छे से पढ़ के एक बार खुद आप अपनी पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको कोई कोचिंग संस्था ये दावा नहीं कर सकती है
कहिए कि जो है आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए JRF निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इसलिए हम जोर देते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ आप खुद ही पुस्तकों का वो टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए, फिर आपका JRF होना क्या है लगभग लगभग सेवर है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस क्या है, एकाग्रचित होकर, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए आपको क्या करना है, कछुए की तरह चलते रहना है। ये नहीं खरगोश की तरह उछल कूद मचाना है उसके बाद सो जाना है, ठीक है। बस आप चलते रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलने वाली है। वो फिर हम वही जो है एक लाइन दोहराते हैं कि जो है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो आप जो भी इसको पहली बार दिए हैं, ठीक है, जिनका हो गया आएगा उसके लिए उनको जो है बहुत बहुत बधाई है, और जिनका नहीं है उसके होगा उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आप जो है आपने जितनी मेहनत की है आपको इसका अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हमने जो मेहनत की थी उसका हमें फल मिल रहा है या हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, किस पोर्शन पे हमको काम करने की जरूरत है। आपको इस चीज का जब तक पता नहीं लगेगा कि मेरा इंडिया कमजोर है, मेरा DI कमजोर है, मेरा क्या कमजोर है, दोनों ही पेपर आप करना है, एक पेपर से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम मैटर लेकर आ रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको हम छोड़ेंगे, और आसान शब्दों में आप का प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार कंटेंट पे काम कर रहे हैं इस बार पहले से ही, ताकि आपको जो है समय सीमा के पहले सिलेबस कवर करा दिया जाए और उसके बाद अच्छे से हम लोग क्या करें, POI क्विज को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग होली के बाद। आपको एक बार पुनः सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और जो है लोगों को जोड़िए, फिर हम लोग जो है अच्छे से क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।